नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी सेंटर में। देखिए दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो बिहार पुलिस की प्रीवियस ईयर जो कि पार्ट 3 की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ ही बिहार पुलिस की धुरंधार तैयारी करते होंगे। और इतनी सारी प्रीवियस आपको ज्योग्राफी का एक प्रीवियस ईयर इतनी सारी आपको मिल जाएगा कि आपको ज्योग्राफी जो है कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को आप हमारे एप्लीकेशन पर जाइएगा, इनसे जुड़िएगा, इनको डाउनलोड कीजिएगा और साथ ही फ्री ऑफ सेक्शन में मिल जाएगा बिहार पुलिस की पीडीएफ। आपको ये सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं बिना किसी देरी की। हमने कल 20 क्वेश्चन तक किया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे, देखेंगे कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा प्यारे दोस्तों, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, जोग जलप्रपात किस राज्य केंद्र में शासित प्रदेश में है? देखिए फिर से मैं बोल देता हूं, जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पंजाब में है क्या, लद्दाख में है क्या, जम्मू और कश्मीर में है क्या, या कर्नाटक में है क्या? ठीक है, इनकी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनकी अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो आप देखेंगे इनका जो, देखिए दोस्तों, जोग जलप्रपात, देखिए दोस्तों, कर्नाटक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक में दो नदियां हैं। ठीक है, कितनी नदी हैं? दो नदी हैं। एक मेरे प्यारे दोस्तों गंगा वेली, क्या भाई? गंगा वेली नामक एक नदी है, गंगा वेली। ठीक है, गंगा वेली नामक नदी है। और एक जो है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सी है? गंगा वेली, और एक शरावती नदी है। क्या? नदियां, ठीक है, शरावती नदी। और शरावती नदी पर ही मेरे प्यारे दोस्तों जोग जलप्रपात स्थित है। कहां पर है भाई? जोग जलप्रपात कहां पर स्थित है? तो इसी शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात याद रखेंगे, क्योंकि भाई एग्जाम में जलप्रपात के संबंध में या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखेंगे। जलप्रपात स्थित है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है भाई? इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम आगे हम बात करेंगे। ठीक है, सारा कुछ यहीं पे अगर बात कर दिया जाए तो आगे के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इनका ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? जोग जलप्रपात किस राज्य के संसद प्रदेश में है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सी नदी मुहाना या एस्चुरी बनाती है मेरे प्यारे दोस्तों? एस्चुरी बनाती है। कौन सी नदी है? देखिए, गंगा बनाती है क्या, गोदावरी बनाती है क्या, कृष्णा बनाती है क्या, नर्मदा बनाती है क्या? तो हम देख लेते हैं भाई एस्चुरी किसे कहते हैं, और एस्चुरी, और साथ में हम ये भी देख लेंगे कि डेल्टा किसे कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे मैं एक चित्र बना रहा हूं, जिसमें आपको समझ में आ जाएगी कि एस्चुरी और डेल्टा किसे कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक भाग है, एक पैलोटी है। ठीक है, एक भाग ये है, इनको आप देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, नदी यहां से आती है और एक और नदी निकलती है, ये जिससे, ठीक है, और ये यहाँ पर जुड़ती है और ये कई वितरिकाओं में बंट जाती है। ठीक है, कई वितरिकाओं में बंट जाती है, और ठीक है, कई वितरिका में बंट जाती है, और ये मेरे प्यारे दोस्तों इस वाला भाग में कई वितरिका में बंट जाती है, और ये के मध्य अवसाद की जमा होती है। ठीक है, ये देखो भाई, ये वितरिका है, ये वाला जो भाग है, और ये आकृति बनाती है। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, आप समझते रहिए। ठीक है, ये वाली बात है। और एक नदियां जो है मेरे प्यारे दोस्त देख सकते हैं, एक नदियां जो है आती है सीधे, ठीक है, और ये आके ये जुड़ जाती है, और ये सीधा अपना नदी जो इस प्रकार बनाती है। ठीक है, इस प्रकार नदी बनाती है। तो ये वाला जो भाग हो जाएगा दोस्तों,
ये वाला जो भाग है नदी का पानी हो गया, और हम आपको बताते हैं तो जिसे हम एस्चुरी कहते हैं, इसे हम डेल्टा कहते हैं और इसे एस्चुरी कहते हैं। आप देखिए दोस्तों, ये वाला जो भाग है आपको बता देता हूं। देखिए, अब एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, इनकी अगर जानकारी ले लूं तो आप देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, डेल्टा किसे कहते हैं, सबसे पहले डेल्टा की अगर हम बात कर ले तो डेल्टा मैदानी क्षेत्रों में नदी जब प्रवाहित होती है तो नदियों के द्वारा क्या होता है भाई, अवसाद की जमा होती है। ठीक है, कि जमाव होने के कारण, ठीक है, जमा होने के कारण ये कई वितरिका में बट जाती है। मैं आपको बताऊं तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है, एक नदी है। ठीक है, अब जैसे ही नदी मैदानी क्षेत्रों में आती है तो ये कई वितरिका में बढ़ जाती है। जैसे ये मान लो, ये क्या है भाई, वितरिका है। ठीक है, और जो अवसाद नदियों के द्वारा जो लाया जाता है और इसी के मध्य स्थित हो जाते हैं, इसी के मध्य जमा हो जाते हैं, और इसी जमा वाला जो भाग है वो त्रिभुजा आकार के होती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये डेल्टा मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ गए, डेल्टा कहाँ, मैदानी क्षेत्रों से होता है। डेल्टा की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो कौन कौन नदियां बनाती है, तो इसमें हम बात करेंगे गंगा नदी बनाती है डेल्टा, और साथ में ब्रह्मपुत्र का भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों ब्रह्मपुत्र का, अगर हम बात करें एस्चुरी की, ठीक है, एस्चुरी की, डेल्टा की बात हो गई, एस्चुरी की। एस्चुरी क्या होता है भाई, देखो इनको हम देख ले दोस्तों। देखो एस्चुरी क्या होता है, अब देखो दोस्तों एस्चुरी क्या होता है। अब मैदान के क्षेत्रों में जो नदियां बहती है उसे तो हमने डेल्टा कहा, लेकिन वही जगह पे पर्वत या पहाड़ी इलाकों में जब नदियां बहती है तो यहाँ अवसादे लेकर लेके तो आती है, लेकिन कम मात्रा में लेके आती है। ठीक है, तो नदियां सीधे आती है और सीधी ही गिर जाती है। ये ना तो अवसाद की जमाव करती है और ना ही मेरे प्यारे दोस्तों वितरिका वितरिका में बंटती है। और जिन कारण से मेरे प्यारे दोस्तों ये इस प्रकार जब नदियां सीधे आती है और पानी जो है अपने मुहाने पर गिरा देती है, ठीक है, तो इस प्रकार जब बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी कहाँ बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो पहाड़ी इलाकों में बनता है। कहाँ पे, पहाड़ियों इलाकों में। ठीक है, याद रखेंगे, पहाड़ी इलाके में बनते हैं। ठीक है, कौन कौन नदी बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कौन कौन नदियां हैं, तो भाई नर्मदा याद रखेंगे। नर्मदा नदी जो है वो क्या बनाती है, एस्चुरी, और साथ ही ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी जो है एस्चुरी बनाती है। ठीक है, गंगा और यमुना। डेल्टा की बात करें तो डेल्टा का नाम सुने होंगे, सुंदरवन की डेल्टा। क्या भाई, सुंदरवन की डेल्टा, सुंदर वन की डेल्टा का नाम सुने होंगे, और इसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाने की वजह से इस डेल्टा को नाम क्या रखा गया भाई, सुंदर डेल्टा रखा गया, सुंदर वन डेल्टा। और यहाँ पर भाई एक बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, और मछुआरा जब मछली पकड़ने जाते हैं तो मछली को पकड़ने, लेकिन टाइगर जो है मछुआरा को ही दबोच लेता है। ठीक है, आगे बात करें तो नर्मदा और ताप्ती, तो यही कह रही है मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन कि कौन सी नदियां जो है एस्चुरी बनाती है। यहाँ पे एस्चुरी गलती हो गया, एस्चुरी बनाती है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, नर्मदा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यार दोस्तों, कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है, जिसे हम घुरसप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और आपको कह दूं, बार बार आपको कह रहा हूं कि भाई जलप्रपात, बांध रिलेटेड, नदियों रिलेटेड, इन सभी से क्वेश्चन भर भर के पूछे हैं। ठीक है, और रही बातें दूसरी की, तो उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप देख लो भाई जो चर्चित है उनको तो आप जरूर याद कीजिएगा, और बांध रिलेटेड, जल प्रपात, नदियों, इन सभी की क्वेश्चन इस तरह से याद करो भाई कि दिमाग में जो है ना हलचल जैसी अपने आप उबले। ठीक है, इस तरह से याद करना है। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं गुरसप्पा जलप्रपात है। हम आपको बताया मेरे प्यारे दोस्तों
मैं आपको बताया कि देखो दोस्तों, आपको बताया कि कर्नाटक में मेरे प्यारे दोस्तों दो नदियां हैं। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन कौन बताया? एक गंगा वेली बताया, गंगा वेली, ठीक है, और साथ में शरावती। शरावती पर कौन जलप्रपात था मेरे प्यारे दोस्तों? जोग जलप्रपात। क्या भाई? जोग जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात, जलप्रपात, ठीक है, जोग जलप्रपात स्थित है, जो कि कहां पर है भाई? तो कर्नाटक में। और इसी जोग जलप्रपात को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? गोरसप्पा जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गोरसप्पा जलप्रपात कहते हैं। यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, गरसोप्पा, ठीक है, गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं, प्रपात के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग बताएंगे कौन से नदी पर है? क्या काबिनी नदी पर है? तो नहीं भाई। काली नदी पर है? नहीं भाई। सिमसा नदी पर है? तो नहीं भाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अगर देखा जाए तो देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? आप लोग बताएंगे जरा। क्या भाई सूरत में किया गया था, या तारापुर में किया गया था, बंबई में किया गया था, या सोलापुर में किया गया था? आप लोग बताएंगे जस्ट, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर नहीं बताइएगा तो आगे बढ़ते हैं। आप देखिए दोस्तों, अब भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कहां पर स्थित हुआ था? तो ये 1969 में मेरे प्यारे दोस्तों स्थापित हुआ था, पहला स्थापित हुआ था, स्थापित हुआ था, ठीक है, स्थापित हुआ था, ठीक है, हुआ था, जो कि मेरे प्यारे दोस्त तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। तो 1969 में स्थापित हुआ था, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों कहां पर? तारापुर महाराष्ट्र में। और ये किस देश की तकनीकी पर आधारित थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये अमेरिकी तकनीक पर आधारित थी। कहाँ, किस पे भाई? अमेरिकी, अमेरिकी तकनीक पर, टेक्नोलॉजी पर, अमेरिकी टेक्नोलॉजी नीक पर आधारित थी। क्या है भाई? तकनीकी पर आधारित थी, आधारित थी, इनको याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर बी, ऑप्शन बी, तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र याद रखेंगे, ठीक है। ये बातें थी। देखो भाई, इनका जो टेक्नोलॉजी है, इनका जो टेक्नोलॉजी है अमेरिकी है, याद रखेंगे। और ये परमाणु संयंत्र आपको बता दिया हूं कि कहां पर है। देखिए दोस्तों, सिरकी जलप्रपात किस राज्य में है मेरे प्यारे दोस्तों? आप बताएंगे कि सिरकी जलप्रपात जो है किस राज्य में है? क्या हिमाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है क्या, आंध्र प्रदेश में है क्या, या मध्य प्रदेश में है क्या? इनको आप बताएंगे दोस्तों। सिरकी जलप्रपात, ठीक है, सिरकी जलप्रपात बताएंगे कहां पर है। सिरकी जलप्रपात की अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहां भाई? ऑप्शन बी आंसर, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सिरकी जलप्रपात, क्या है भाई? सिरकी जलप्रपात, सिरकी जलप्रपात, ठीक है, सिरकी जलप्रपात। तो हिमाचल प्रदेश में कौन जलप्रपात है आप बताएंगे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कौन से है भाई? पलानी जलप्रपात। क्या भाई? पलानी जलप्रपात, ठीक है, पलानी जलप्रपात। और आंध्र प्रदेश में मेरे प्यारे दोस्तों बताएंगे, आंध्र प्रदेश में कौन सा जलप्रपात हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा भाई तालाकोना, 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 तालाकोना जलप्रपात, ठीक है, तालाकोना जलप्रपात, ठीक है। और साथ ही मध्य प्रदेश में कौन कौन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? चचाई और केवती, चचाई और केवती, क्या क्या हो जाएगा भाई? चचाई, अरे भाई 12 क्यों लिखने लगा? चचाई और केवती, चचाई और केवती, केवती याद रखेंगे। कौन कौन से जलप्रपात है मेरे प्यारे दोस्तों? आपको फिर से बता दूं तो हिमाचल प्रदेश में पलानी, पलानी है, ठीक है, ये पलानी है, ये पलानी जलप्रपात है। और अरुणाचल प्रदेश में मेरे प्यारे दोस्तों सिरकी जलप्रपात है। आंध्र प्रदेश में तालाकोना जलप्रपात है। और मध्य प्रदेश में चचाई और केवती है।
तो ये सिरकी जलप्रपात कहाँ है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, आगे क्या है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। आप बताएंगे दोस्तों बेलाडीला किस जिले में स्थित है, बताएंगे कौन से जिले में बेलाडीला, बेलाडीला किस जिले में है। बेलाडीला की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, और ये मेरे प्यारे दोस्तों छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है। ठीक है, दंतेवाड़ा जिले में है, ऑप्शन गलत है, दंतेवाड़ा जिले में, याद रखेंगे। ठीक है, दंतेवाड़ा जिला में छत्तीसगढ़। बेलाडीला की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये कहां पर पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा जिला में मेरे प्यारे दोस्तों, जिला में। ठीक है, बेलाडीला दंतेवाड़ा जिला में। और ये किसके लिए फेमस है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये भाई लो अयस्क के लिए फेमस है। लोह, लोह नहीं, लोह, लो अयस्क के लिए क्या भाई फेमस है, क्या किसके लिए, लो अयस्क के लिए फेमस है। ठीक है, अगली अगर बात करें तो लो अयस्क में भी कोई, लो अयस्क के कितने प्रकार होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से इसमें हेमेटाइट मिलता है। क्या भाई, हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट नामक लो अयस्क मिलते हैं, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। क्या होता है भाई, लाल होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें दोस्तों तो हेमेटाइट कितने, कहाँ, यहाँ से, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों बेलाडीला से हेमेटाइट कितने उत्पादन किया जाता है, 80% उत्पादन यहीं से किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, 80% उत्पादन यहीं से किया जाता है। ठीक है, 80, भारत का 80% उत्पादन जो है कहाँ से होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के बेलाडीला के खान से होता है। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, अगली क्वेश्चन की अगर हम बात करें, या अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, चूलिया जलप्रपात में चंबल नदी पर, चूलिया जलप्रपात में चंबल नदी पर स्थित है, वह कहाँ पर है। चंबल नदी कहाँ पर है भाई, कितनी सिंपल सी क्वेश्चन पूछी है, इतनी सिंपल क्वेश्चन पूछे हमारा छोटा से छोटा स्टूडेंट बना देगा भाई। चंबल नदी कहाँ पर है ये पहले बताओ। चंबल नदी जो है मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान की नदी है, तो ये कहाँ पर है, ये जलप्रपात कहाँ पर होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि राजस्थान में होंगे। ठीक है, आपको बताया मध्य प्रदेश में कौन कौन से जलप्रपात है, ये भी बताया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, और एक बताएंगे दोस्तों माही नदी, माही नदी कहाँ की है, कहाँ प्रवाहित होती है या बहती है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इनको भी याद रखेंगे कहाँ बहती है, कहाँ बहती है, कमेंट में आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये है आंसर डी, यानी कि 33% है। कितना है भाई, 33% है। भारत की साक्षरता दर कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, 33 बोल दिया, 73 है। कितना है भाई, 73। भारत की साक्षरता दर कितनी है, भारत की, भारत की साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर, दर कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, 73% है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत में कौन सब सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जवाब देंगे कर्नाटक, सॉरी केरल, केरल। क्या जवाब देंगे दोस्तों, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर, दर कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों, केरल में। कितना है भाई, केरल में मेरे प्यारे दोस्तों 94% साक्षरता दर है। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि
कौन से राज्य हैं जो साक्षरता दर सबसे कम है? तो आप क्या जवाब देंगे दोस्तों? भारत में सब सर्वाधिक कम, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम, सबसे कम साक्षरता दर। दर कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों? बिहार को देखने को मिलेगा। ये बातें आप देखने को मिलेंगे। कितनी प्रतिशत है? 61% है। इसको आप याद रखेंगे। इनका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगली क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कृषि से आप कृषि निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य या क्या समझते हैं? भाई आप ही बताओ, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? बताएंगे दोस्तों। ऐसा कृषि जिसे हम निर्वाह कर सके, हमारी जो परिवारें हैं उनकी निर्वाह हो सके और उनकी आवश्यकताओं की वस्तुएं या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन है। कृषि उत्पादन देश के लिए प्राप्त होता है। भाई ना ना, ये ना होता है। निर्वाह करने के लिए होता है, देश के लिए तो नहीं होता है। ठीक है, कृषि मुख्य रूप से बाजार के लिए उत्पादन होता है। हाँ भाई, ये आंसर सही है। इतना ये निर्वाह कृषि में इतना उत्पादन करते हैं, बाजार के लिए किया जाता है और बाजार में जो बिकती है उनसे अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो भाई ये ऑप्शन जो है मेरा पे क्या भाई, बी ऑप्शन सही है। कृषि मुख्य रूप से स्वयं के लिए किया जाता है। ना भाई। कृषि से पर्याप्त आय होती है। ना भाई। तो ये कृषि मुख्य रूप से बाजार के लिए उत्पादन किए जाते हैं। तो इनका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र है? नहीं है। इकोसिस्टम। परितंत्र को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? किसे कहते हैं आप लोगों को पता है क्या? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम को पहले नाम लेने वाला कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? एजिटॉसले। ठीक है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को सबसे पहली बार शब्द का, इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग करने वाले को क्या क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? एजिटॉन्सले। ठीक है, इकोसिस्टम को, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, सिस्टम, अरे भाई छोटा, इकोसिस्टम, इको शब्द शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले, किए गए, किसके द्वारा किए गए मेरे प्यारे दोस्तों? एजी टॉन्सले द्वारा। एजी टॉन्सले, टॉन्सले द्वारा। ठीक है, एजी टॉन्सले द्वारा किया गया। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जहां मेरे प्यारे दोस्तों, जहां जहां पर, इकोसिस्टम किसे कहते हैं? जहां पर जैविक, जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक पारस्परिक, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इकोसिस्टम उसे कहते हैं जहां पर जैविक और अजैविक पारस्परिक कर सके। क्या कर सके भाई? पारस्परिक कर सके। यहाँ पे मिस्टेक है, पारस्परिक कर सके उसे हम क्या कहते हैं भाई? इकोसिस्टम कहते हैं। और इस जैविक को क्या कहते हैं? जैविक यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, जैविक की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा जैविक में? जैविक की बात करें तो फल हो जाएगा भाई, फल, फूल, जीव जंतु। ठीक है, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव यादी हो जाएंगे। ठीक है, यादी हो जाएंगे। अजैविक की बात करें दोस्तों तो ह- हवा, हवा, जल, मिट्टी, पानी,
पानी का हो गया। हवा, जल, मिट्टी, आकाश, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा भाई, जैविक हो जाएगा। वन, ये क्या अजैविक हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो आप बताएंगे दोस्तों, वन प्राकृतिक परितंत्र है, प्राकृतिक वनस्पति है, ठीक है। और बात करें नदी, तो ये भी प्राकृतिक है, तो ये भी गलती हो जाएगा, ठीक है। रेगिस्तान, ये भी प्राकृतिक है। मैं लेकिन बगीचा की अगर बात किया जाए दोस्तों, इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। क्या भाई, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, रूप से बनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या भाई, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। आप लोगों ने घर में वो मछली वाली जो एक्वेरियम होते हैं, और वो भी क्या है भाई, कृत्रिम इकोसिस्टम है। सबसे बड़ी इकोसिस्टम की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, आप याद रख लेंगे, तो वो होता है महासागर। क्या होता है भाई, महासागर। सबसे बड़ी इकोसिस्टम या सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या होता है भाई, महासागर। इनको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे कौन सी क्वेश्चन है दोस्तों, तो आगे है, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है भाई, खरीफ की फसल। अब देखो, भारत में मुख्यतः फसल को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। कितने भागों में मेरे प्यारे दोस्तों, तीन भागों में बांटा गया है। एक जो है मेरे प्यारे दोस्तों, जायद फसल, ठीक है, जायद फसल, एक जायद फसल, ठीक है। दूसरा जो है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं भाई, खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल, ठीक है। और तीसरा जो है मेरे प्यारे दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, रबी फसल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, रबी फसल, ठीक है, रबी फसल। उदाहरण के तौर पे देखें तो इसमें कौन कौन से फसलें उगाई जाती है। जायद में मेरे प्यारे दोस्तों, सब्जी, सब्जी, खीरा, ककड़ी, आदि उगाए जाते हैं, ठीक है। खरीफ फसल में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो धान, धान, मक्का, धान, मक्का, बाजरा, ठीक है, इत्यादि, ठीक है। रबी फसल की अगर बात किया जाए तो भाई आपको गेहूं मिल जाएगा, गेहूं, सरसों, मटर, चना, ठीक है, ये बातें थी, ठीक है। जायद फसल की अगर बात किया जाए, मार्च में बोए जाते हैं, मार्च में बोए जाते हैं और मई तक इसे काट लिया जाते हैं, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में, या तो ये क्या कहते हैं भाई, ग्रीष्म ऋतु में होती है। इनका जो फसल होती है कहाँ पर होती है भाई, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। जायद का कब होता है भाई, ग्रीष्म ऋतु में होती है, ठीक है। खरीफ की अगर बात किया जाए तो खरीफ कब होती है, वर्षा ऋतु में, ठीक है, वर्षा ऋतु में होती है, ठीक है। और इसकी अगर बात किया जाए, जायद फसल, सब्जी, खीरा, तो इनकी, तो ये ग्रीष्म ऋतु में होती है। क्या भाई, ग्रीष्म ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। और ये मेरे प्यारे दोस्तों, रबी फसल कब किए जाते हैं, तो ये शीतकालीन है, शीतकालीन फसल है। क्या भाई, शीतकालीन, शीतकालीन वर्षा है, शीतकालीन फसल है, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ जब आते हैं, पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है, वह रबी फसल के लिए, रबी फसल के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, बहुत अच्छी मानी जाती है। और ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से जल ग्रहण करते हैं, तो वो भूमध्य सागर से जल ग्रहण करते हैं, और ये उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा करती है। इतनी बातें याद रखेंगे। जो कि मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पूछ रहे, खरीफ फसल, तो खरीफ फसल किसमें है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आंसर इनका जो हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, अगले क्वेश्चन क्या होने वाली है, तो देख लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी की कुल सतह पर लगभग जो पानी से ढका हुआ है, वो कितने प्रतिशत में है, 75 है, 60 है, 85 है, या 90 है। देखो भाइयों, अगर देखें हम जल से पहले स्थल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं यही स्थल के कारण महाभारत हुई है।
और साथ में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और देश देशों में लड़ाइयाँ होती है, अपने गांव मोहल्ले में इस जमीन के लिए लड़ाइयाँ होती है। लेकिन एक बार और एक एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है कि भाई अब जो तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है वह जल के लिए ही होगा। ठीक है, तृतीय युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध किसके लिए होगा भाई? तो वह जल के लिए होने वाला है। ठीक है, होगा, भविष्य में देखा जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं पृथ्वी पर कितने प्रतिशत में जल की उपलब्धता है मेरे प्यारे दोस्तों। इस पृथ्वी पर कितने प्रतिशत में? 71% में जल है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? जल मंडल के नाम से जानते हैं, जल मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे। दूसरी की अगर हम बात करें दोस्तों तो 29% जो कि क्या भाई? स्थल है, जिसे हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। क्या भाई? स्थल मंडल के नाम से, मंडल के नाम से जानते हैं। तो आप बताएंगे 71% है, नियरेस्ट वैल्यू क्या है भाई? तो ऑप्शन ए है। ठीक है, 75% है। ठीक है, और जो नियरेस्ट रहेंगे उसी को हम करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों तो देखिए दोस्तों, भारत में मोहगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, उष्णकटिबंध सदाबहार में पाए जाते हैं, या मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, पर्वतीय वन में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। इनकी हम बातें कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पर्णपाती वन किसे कहते हैं? तो पर्णपाती वन उसे कहते हैं जो कि मेरे प्यारे दोस्तों वो हर साल पत्ते गिराती है, तो उस वन को हम क्या कहते हैं? पर्णपाती वन कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है भाई? तो साल आता है, साल, शीशम आता है मेरे प्यारे दोस्तों, साल शीशम आता है, साल आता है, शीशम आता है, शीशम के साथ सागवान आता है। क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? सागवान आता है। ठीक है, सागवान आता है। ठीक है, आम ले लो भाई, आम ले लो, आम, नीम ले लो भाई, नीम ले लो, ये आम, इमली, जामुन ले लो। ये सब क्या है भाई? ये सब मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा? पर्णपाती वन। सदाबहार वन किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो सदाबहार जो मेरे प्यारे दोस्तों हरा भरा दिखे, ये भी पत्ता गिराती है, लेकिन इनका मन मर्जी रहती है, अपना जब चाहे वो पत्ता गिरा सकते हैं, लेकिन इसका, इनको है पत्ता गिराने पड़ेगी एक समय के, सभी पेड़ पौधे के। इस कैटेगरी में मतलब पर्णपाती वन में सभी पेड़ साथ एक साथ गिराते हैं, लेकिन इसमें जब पत्ते खा हो जाती है तो अपने अकॉर्डिंग ये पत्ता गिराती है। ठीक है, ये इसमें कौन कौन आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें रोजवुड आ जाएंगे, रोजवुड, रोजवुड आ जाएंगे। उसके बाद आपको आ जाएंगे क्या? रोजवुड के बाद सिनकोना आ जाएंगे, सिनकोना, सिनकोना, आयरनवुड, आयरनवुड आ जाएंगे। ठीक है, आयरनवुड के बाद कौन क्या ना, जो भाई रबर आ जाएंगे, रबर आ जाएंगे। मैंग्रोव वनस्पति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं? तो ये डेल्टा या दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पर भाई? दलदली, डेल्टा क्षेत्रों में या दलदली, डेल्टा और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन वन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें आपको देखने को मिलेगा सुंदरी, सुंदरी देखने को मिलेगा, बेंदी मिलेगा। ठीक है, बेंदी और केवड़ा नामक वनस्पति मिलेगा। ठीक है, केवड़ा, केवड़ा नामक वनस्पति आपको देखने को मिलेगा। और सुंदर वन की डेल्टा जो कि आपको बता दिया हूं कि सुंदरी नामक वृक्ष, सुंदरी वृक्ष के नाम पर ही इन डेल्टा का जो नाम रखा गया है सुंदरी वन, और जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। ठीक है, पर्वतीय की अगर बात किया जाए तो 1500 से 3500 के ऊंचाई पर, 1500 के 3500, 1500 से 3500 के ऊंचाई पर ये पेड़ विकास होती है, अब विकास होती है। और इसमें कौन कौन आ जाएंगे? तो देवदार आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, देवदार और चीड़ आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे भाई? चीड़ आ जाएंगे। ये बातें रही। तो आप बताएंगे दोस्तों कि भारत में सिनकोना, रोजवुड किस प्रकार के वन है? तो आप आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है, सदाबहार वन है, सदाबहार वन है।
तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, इस जो किस वर्ग में आती है। देखिए, परितंत्र की वर्ग की बात किया जाए तो पहली बात, इसका जो एक तंत्र होता है, एक उत्पादक उत्पादक होते हैं, उत्पादक होते हैं, ठीक है, उत्पादक होते हैं, उत्पादक होते हैं, एक उत्पादक होते हैं पहला। एक दूसरा जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो प्राथमिक वर्ग होते हैं, प्राथमिक वर्ग होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होते हैं द्वितीयक वर्ग होते हैं, द्वितीयक होते हैं, और तृतीयक होते हैं, ठीक है, तृतीयक होते हैं, ठीक है। इसको हमें याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, उत्पादक में क्या होने वाली है। उत्पादक में ऐसी पेड़ पौधा या ऐसी पेड़ पौधा जो कि मेरे प्यारे दोस्तों क्या करता हो, प्रकाश संश्लेषण करता हो, जिनके पास प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता हो या अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम उत्पादक के वर्ग में रखते हैं। क्या भाई, तो क्या भाई, पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे में सवाल भी आ जाएगा, ठीक है, ये बातें हैं, ठीक है। और पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे उत्पादक को खाता है तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, प्राथमिक कहते हैं, प्राथमिक वर्ग में रखा गया है। जैसे टिड्डा, हिरन, ठीक है भाई, टिड्डा और हिरन। और टिड्डा और हिरन यानी प्राथमिक को खा लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, द्वितीयक कहते हैं। द्वितीयक वाले को खा लेते हैं उसे हम तृतीयक के वर्ग के नाम से जाने जाते हैं। तो आप ये समझ में आ गई। तो आप बताएंगे कि नील हरी शैवाल जिसके पास प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता है वह किस वर्ग में आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दूं, इनका जो आंसर होगा ए, यानी ऑप्शन ए, उत्पादक, ठीक है, उत्पादक वर्ग होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपको बता दूं। जानवरों को उन जंगलों से सुमेलित कीजिए जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों वे पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से पाए जाते हैं तो आप बताइए। पर्वतीय वन में पाए जाते हैं क्या भाई, ऊंट पाए जाते हैं क्या, याक पाए जाते हैं, ये सही जवाब, याक। अब याक क्यों पाए जाते हैं आप देखेंगे दोस्तों, पर्वतीय वन में, अब देखो पर्वतीय वन में ठंडा लगेगी, अब ठंडा लगेगी तो याक इसलिए पाए जाते हैं, और याक पाए जाते हैं। और याक के बाल क्यों होते हैं, तो भाई ठंडे जगह पे रहते हैं तो उनको भी ठंडा लगेगा। और प्रकृति ने सब सोच समझकर इन्हें लंबे लंबे बाल दिए हैं ताकि ये अपने को सुरक्षा कर सके, ठीक है। तो ये होगा कटीले व वन झाड़ियां, जो कि मेरे प्यार दोस्तों ऊंट में हो जाएंगे, कटीले और वन झाड़ियां। और ये कहाँ होते हैं, राजस्थान में होते हैं। और राजस्थान में ही ऊंट क्यों मिलता है, हमारे बिहार में क्यों नहीं मिलता है, रेगिस्तान में ही ऊंट क्यों मिलता है। तो देखिए दोस्तों, रेगिस्तान में जो है बालियों के ढेर पड़ी हुई है और साथ में ये गर्म है, और इसलिए ऊंट की जो पाँवें हैं लंबी लंबी दिया है ताकि धरातल की जो है गर्मी ऊंट को न लगे। और साथ ही मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पानी की कमी रहती है तो प्रकृति ने इस तरह से बनाई है कि उसे 15 दिन 1 महीने इस तरह से पानी पीते हैं या भोजन करते हैं, ठीक है, या स्टोर रखते हैं अपने कुबर में, ठीक है। मैंग्रोव वन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कौन पाए जाते हैं भाई, मगरमच्छ। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। तो आप बताएंगे वन का क्या होगा, वन का बी 2 है भाई। तो 2 का क्या होगा, ए, 2 का ए, ये भी ठीक है, 1 का बी, 2 का और 3 का सी। ये आंसर यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। इन बातों को याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से जोड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से जोड़ता है। आप लोगों को इससे पहले वाले क्लास में मैं बताया था कि कश्मीर को कन्याकुमारी कौन से एनएच, जो कौन से सड़कें जोड़ती है, तो भाई एनएच कितना भाई, 44, कितने भाई, 44, जिसे हम उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से जानते हैं। और इसकी लंबाई कितनी बताया था वो कमेंट में आप लोग बताएंगे, ठीक है। और साथ ही ये भी बताया था कि पोरबंदर से लेकर मेरे प्यारे दोस्तों सिलचर तक, ठीक है, कौन सा नेशनल हाईवे था मेरे प्यारे दोस्तों, 27, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किससे जोड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो फाजिल्का को माना से जोड़ने का काम करता है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा,
ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है। ठीक है। और ये जो बातें की गई है भाई दर्रे की, जो कि पहाड़ी इलाका में सड़कें की अगर बात होगी तो दर्रा समझ लेना मेरे प्यारे दोस्तों, दर्रा समझ लेना। ठीक है। तो आप ही बताएंगे दोस्तों, श्रीनगर दर्रा की बातें हो रही है, तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए कौन से दर्रे जोड़ते हैं? तो भाई बेनिहाल दर्रा जोड़ते हैं। क्या भाई? बेनिहाल दर्रा जोड़ते हैं। क्या भाई? जम्मू से कहां भाई? जम्मू से कहां जाने के लिए? कारगिल। ठीक है। जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से अगर श्रीनगर जाते हो, जम्मू, याद रखेंगे जम्मू, श्रीनगर, कौन सा मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप याद रखें बेनिहाल। ठीक है, बेनिहाल। ठीक है। और हम बात करें बेनिहाल और श्रीनगर से मेरे प्यारे दोस्तों, श्रीनगर, श्रीनगर से अगर हम बात करें, श्रीनगर से कहां? कारगिल, श्रीनगर से कारगिल, तो भाई कौन से दर्रे जोड़ते हैं? और श्रीनगर से मेरे प्यारे दोस्तों, श्रीनगर से लेह, कौन से दर्रे जोड़ते हैं? आप लोग बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इन दोनों का जो होगा वो जो जिला हो जाएगा भाई, जो जिला। क्या हो जाएगा भाई? जो जिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? जो जिला। जो कि मेरे पास तो जम्मू से श्रीनगर जोड़ने का जो काम करते हैं, कौन से दर्रा? बेनिहाल दर्रा। दर्रा किसे कहते हैं? तो दो पर्वतों का बीच का जो पतला रास्ता है, जिससे आना जाना होती है, प्राकृतिक गैप होती है, उसे हम दर्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है। श्रीनगर कारगिल से जोड़ने वाले दर्रा को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? जो जिला। श्रीनगर लेह से जोड़ने वाली को दर्रे को क्या कहते हैं भाई? जो जिला। तो आप बताएंगे दोस्तों, इनका जो आंसर क्या होगा भाई? कारगिल और लेह के बीच का महत्व सड़क सड़क संपर्क जो है भाई, आंसर इनका क्या हो जाएगा भाई? जो जिला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। इतनी बातें आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये आप लास्ट होने वाली है। ठीक है। वह मार्ग जिसका नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया है, दर्रे से होकर गुजरता है भाई। अटल सुरंग किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ये मनाली से लेह को जोड़ता है। अटल सुरंग की अगर बात किया जाए तो ये मनाली से, अटल सुरंग की अगर बात करती है, मनाली से लेह को जोड़ता है भाई, लेह को जोड़ता है। ठीक है, लेह को जोड़ता है। और इनका नाम क्या रखा गया है मेरे प्यारे? रखा गया है जो दर्रे होकर गुजरता है, और इनका नाम, ठीक है, और इनका फिर से सुने, वह हमारे जिसका नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया है, उदर्य होकर गुजरती है, जिसे मनाली से ले जोड़ती है। इनका जो है आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, रोहतांग। ठीक है, क्या हो जाएगा? रोहतांग। इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ पे होगा? तो ये याद रखना है, बड़ोदरा गुजरात में, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अगले हम बात करेंगे दोस्तों, अगले क्या है? किन रेलवे स्टेशन में कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है? आप बताएंगे इनमें से कौन सा रेलवे जो है विश्व विरासत में है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इनको यूएनएस मतलब विश्व धरोहर में कब जोड़ा गया है? आप लोग बताएंगे दोस्तों, आप कमेंट में बताएंगे इसको जोड़ा गया है, कहां पर जोड़ा गया है? तो विश्व यूएनएससीओ, यूएनएसको, यूनेस्को में जोड़ा गया है। ठीक है, यूएनईएससीओ, यूनेस्को में इसे जोड़ा गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इनका जो आर्किटेक्चर कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस है। ठीक है, इनका आर्किटेक्चर की बात किया जाए तो कौन है भाई? फेडरिक फेडरिक है, फेडरिक विलियम है। ठीक है, विलियम है, फेडरिक विलियम है। ठीक है, फेडरिक विलियम है इनका आर्किटेक्चर, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे। इनका पुराना नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो विक्टोरिया टर्मिनस है। क्या भाई? विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक है, जिसे बनाने में मेरे प्यारे दोस्तों 10 साल लगे हैं। जिसको बनाने में कितने साल लगे हैं?
10 साल लगे हैं जिसको बनाने में, ये बातें याद रखेंगे। छत्रपति शिवाजी, और ये कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये मुंबई में है। क्या भाई, मुंबई, जो कि कहाँ पर आते हैं, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में आते हैं। ये बातें याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है आप याद रखेंगे, बस यहीं तक था, लास्ट क्वेश्चन था, आपको बताया था कि यहीं तक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कि आपकी तैयारी आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। हम कल और भी टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दूं, आप जो है ना, आप क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, तो आप इनको डाउनलोड करेंगे।